सभी विद्यार्थियों को पुनः नमस्कार। अभी अपन पिछले चैप्टर में कुछ बातें अधूरी थी। मीटर सेतु वाला जो प्रॉब्लम थी वो हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसलिए इसे अब कंप्लीट करके थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं इस लेक्चर में। क्योंकि हमने व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत देख लिया था, रिवाइज करवा दिया मैंने और मैं करवा देता हूँ। 4 प्रतिरोध यदि हम इस प्रकार जोड़े और एक चतुर्भुज बना लें, एक विकर्ण में धारामापी जोड़ दे, दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ दें, प्रतिरोधों को इस प्रकार से हम एडजस्ट करें, समायोजित करें कि धारामापी में विक्षेप शून्य आ जाए, तो सेतु को संतुलन की स्थिति में कहते हैं। और संतुलन की स्थिति में किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं में जुड़े प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं में जुड़े प्रतिरोधों के अनुपात के तुल्य होता है। चूँकि ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पर ही हमने एक मीटर सेतु का निर्माण किया है, जिसका कार्य विधि ठीक इसी सिद्धांत पर आधारित है। और ये कुछ नहीं, एक आयताकार लकड़ी का बोर्ड होता है जिसमें समकोण पर मुड़ी हुई 2 पीतल की स्ट्रिप्स पत्तियां होती है। एक स्ट्रिप सीधी होती है, बीच में इस प्रकार लगी होती कि इस प्रकार 2 गैप हो जाती है। और इन समकोण पर मुड़ी हुई पत्तियों के निचले सिरों पर स्क्रू से 1 मीटर लंबा तार 100 सेंटीमीटर मैग्नीन कांस्टेंटन मिश्र धातु का बना हुआ होता है, जो कि उसके मोटाई में, गेज में, सभी बिंदुओं पर एक समान सा रहता है। मैग्नीन कांस्टेंटन मिश्र धातु एक ऐसी मिश्र धातु है जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक, वैसे तो धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, प्रतिरोध बढ़ता है, परंतु मिश्र धातु ऐसी है जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक बहुत 0 के बराबर होता है, अर्थात इसका ताप बढ़ने पर भी प्रतिरोध प्रभावित नहीं होता है, जिससे हमारे द्वारा जो यश की गणना या ज्ञात प्रतिरोध की गणना की जाती है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, यथार्थ मान के बराबर आता है। चलिए, आपको पता है ये मीटर सेतु है और मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, तो हम यहाँ पर इसको किस आधार पर संयोजित करेंगे? व्हीटस्टोन सेतु के आधार पर ये संयोजित करेंगे। P, Q, R, S, ठीक है, A, B, C, D, यहाँ पर लगाएंगे धारामापी और यहाँ पर जोड़ेंगे सेल। बस, तो ये बिंदु ये है और ये बिंदु C है, तो इसको हम A मान लें, इसको C मान लें। A, C के बीच में बिंदु D है ना, बिंदु D भी हो सकता है, तो यहाँ D के बजाय मैं बिंदु B ले रहा हूँ ऊपर, क्योंकि मैं इतने तार के इतने टुकड़े के प्रतिरोध को P से डिनोट करूँगा, इतने प्रतिरोध को मैं Q से डिनोट करूँगा। यहाँ पर लगाया गया प्रतिरोध R से होगा और यहाँ पर लगाया गया प्रतिरोध S से होगा। यहाँ B, तो ये बिंदु हमारा D होगा और D और B के बीच में हमने धारामापी जोड़ दिया, ये जो कीजिए संतुलन बिंदु। इस गैप में हम RB रेजिस्टेंस बॉक्स RB लगाते हैं। यहाँ पर उस तार को कनेक्ट किया जाता है इस गैप में जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। तो ये हमें R प्रोवाइड करेगा, ये हमें S प्रोवाइड करेगा, ये तार का इतना भाग हमें P रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और ये तार का इतना भाग हमें Q रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब सेल एक विकर्ण में, तो BD में तो हमने धारामापी जोड़ दिया है, पर विकर्ण AC में हमें क्या जोड़ना है? सेल। तो यहाँ पर आपको एक सेल लेना है, कुंजी लेना है, बस। ये सबको पता है कि यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ 2 भागों में बटेगा, फिर यहाँ धारामापी है, फिर हो सकता है यहाँ कोई वो ज़्यादा है तो ऊपर से नीचे जाएगा। धारामापी विक्षेप की दिशा एक और होगी, मान लो बाईं ओर होगी। यदि तार को हमने आगे पीछे खिसकाया और R के मान को एडजस्ट किया और संतुलन बिंदु आ गया, तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से क्या होगा? P/Q अर्थात संतुलन बिंदु है ना। यहाँ पर सूत्र की बात करें अपन, संतुलन की स्थिति में
ये बटे ये बराबर आर बटे एस होगा, अर्थात पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस होगा, जहां पी क्या है, सिरे ए से संतुलन बिंदु तक का प्रतिरोध, और हमने माना ए बराबर क्या होगा, संतुलन बिंदु की लंबाई कितनी हुई, एल हुई, ये पूरा 100 सेंटीमीटर का है, तो इधर कितनी लंबाई होगी, 100 माइनस एल। तो बताइए P बराबर मैं एल एक्स कर दूं, जहाँ x क्या है, x भी ले सकते हो, रो भी ले सकते हो, जहाँ x क्या है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध है ना। प्रतिरोध समझ गए, ओम पर सेंटीमीटर भी हो सकता है ना, ओम पर सेंटीमीटर। अब यहाँ का प्रतिरोध P हमें एक्स एल से पता हो जाएगा, यदि एकांक लंबाई का प्रतिरोध x है तो एल लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा, एल एक्स। इसी प्रकार से Q का मान कितना होगा, 100 माइनस एल एक्स। R का मान हमें प्रतिरोध बाक्स से मिलेगा, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ P बटे क्यू बराबर R बटे एस से P होगा एल एक्स, जहाँ L क्या है, सिरे ए से संतुलन बिंदु B तक की या जोकी को जहाँ पर हमने टच किया और हमारा बैलेंसर पॉइंट आ गया, तो संतुलन बिंदु की लंबाई हुई है ना, जहाँ L क्या है, सिरे ए से संतुलन बिंदु तक लंबाई तार की, तो ये हो जाएगा R बटे एस, एक्स 100 माइनस क्यू का मान होगा 100 माइनस एल मल्टीप्लाइड बाई एक्स। हाँ तो हो जाने दो ना, तो अभी ठीक है। यदि यस बटे आर करें, इसको पलट दीजिए दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल, तो यस इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल। इस प्रकार हम R का एक विशेष मान लेते हैं और उसके संगत हम संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं, सिरे ए से संतुलन लंबाई L को डिनोट करते हैं, है ना, सिरे ए से संतुलन लंबाई L को डिनोट करते हैं, और हमें यस का इस सूत्र में मान रखकर क्या पता हो जाएगा, R और L के मान द्वारा यस की गणना की जा सकती है। अब यदि आपको प्रेक्षण सारणी बनाना हो, तो सारणी का मतलब क्या है, बच्चे इसको याद करते हैं, याद करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप जो आंकड़े ले रहे हैं उनको व्यवस्थित तरीके से रखना है। तो हम पहले कर दे क्रमांक, दूसरा आरबी से लगाए गए प्रतिरोध का मान, आर का मान किस में आएगा, ओम में आएगा। जब ये हमने लगाया तो संतुलन बिंदु ए से संतुलन बिंदु तक लंबाई किसकी, तार की, जो कि एल आएगा सेंटीमीटर में। बस हमें आर प्रोवाइड हो गया, एल प्रोवाइड हो गया, तो एस बराबर आपको पता है आर 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल। आर यहाँ है, एल यहाँ है, इसमें रखेंगे, एस का मान आ जाएगा। प्रैक्टिकल हम 2-3 बार कर सकते हैं। पहली बार हमने 5 ओम का निकाला, है ना, तो और ये भी मान के चलिए 5 ओम का हो तो पक्का ये बराबर है, तो ये अनुपात ये बराबर, ये अनुपात है, संतुलन बिंदु बीचों बीच प्राप्त होगा। अब ये तो जो है 5 का ही है, पर हमने इधर मान के चलिए 5 के बजाय कितने का निकाल दिया, 10 का निकाल दिया, तो इधर का प्रतिरोध 10 गुना डबल होगा, तो हमारे संतुलन बिंदु की लंबाई, ये तार कितना होगा, डबल लंबा होगा, 66 सेंटीमीटर पर। इस प्रकार से 5 के लिए लगाएगा, 10 के लिए लगाएगा। चूंकि ये रेशो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, आपको ध्यान देना। आर बड़ा, अभी आर ये मान के चलिए 5 ओम है और ये 5 ओम है, पर ये 5 ही और ये क्या लगा दिया 10, तो आपकी संतुलन लंबाई भी कितनी हो जाएगी 10, तो मान तो वही आना है 5। तो 1-2 प्रैक्टिकल करने के बाद में आपका जो माध्य यस आएगा वो ओम में आ जाएगा। ये हमने अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर लिया। अब यदि आपको विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, रो। हमको पता है प्रतिरोध यस इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ आर नहीं लिख रहा हूँ मैं, यस लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने तार का प्रतिरोध यस लिया है।
तो S इज प्रोपोर्शनल टू रो L बाई ए, S इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। और ये तार की क्या है, डायमेंशंस है। पर तार की अपनी प्रकृति होती है, हर पदार्थ की अपनी प्रकृति होती है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ताप दोनों पर निर्भर करती है। तो हमने अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया, क्या लगा था, रो। जहाँ रो क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध, तो S A बाय L। मुझे यस पता हो चुका है। ये क्या है, तार का क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि वृत्त के तरीके से है। तो ए का मान कितना होगा, रो इक्वल टू, मैं यहीं पर कर दूं, S पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। इस प्रकार ज्ञात यस होने पर हम स्क्रू गेज के द्वारा तार के व्यास को नाप लेंगे, व्यास को आधा करेंगे, त्रिज्या आ जाएगी। तार की लंबाई को नाप लेंगे, त्रिज्या और लंबाई को इस सूत्र में मान रखकर हम उसके विशिष्ट प्रतिरोध की गणना भी आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से मीटर सेतु द्वारा हम किसी चालक तार के प्रतिरोध को भी ज्ञात कर सकते हैं और उसकी डायमेंशंस, उसकी लंबाई को नाप ले, उसके त्रिज्या को नाप ले। तो लंबाई और त्रिज्या के द्वारा हम इस सूत्र में मान रखकर उसके विशिष्ट प्रतिरोध की गणना भी कर सकते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम और इसको पता होगा ओम मीटर। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि हम एक चीज़ को छोड़ के आए, वो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर को छोड़ के आए। तो थोड़ा सा मैं उस पर आपको हाईलाइट करवा दूं। सीधी बात है, प्रतिरोध तार के द्वारा, चालक तार के द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, और विशिष्ट प्रतिरोध चालक तार की लंबाई भी हम एक रखे, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी एक रखे, तो उस उतने चालक तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध होगा। तो ये तो पूरे तार का प्रतिरोध है, चालक द्वारा रुकावट। और ये कितना तार लेंगे, तार की लंबाई भी लें, यदि हम 1 सेंटीमीटर तार की लंबाई लें, 1 वर्ग सेंटीमीटर तार की मोटाई लें, अब इतने तार के प्रतिरोध को हम उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, है ना, एकांक का प्रतिरोध। एकांक का मतलब उसका एकांक का इतना लंबाई भी एक होना चाहिए और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी एक होना चाहिए। सेंटीमीटर में बोल सकते हो और मीटर में बोल सकते हो। 1 मीटर लंबा और 1 वर्ग मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले तार का प्रतिरोध, या 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 वर्ग सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला गेज वाले तार का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। इसको हम ओम में नापते, मात्रक है, और इसका मात्रक ओम मल्टीप्लाइड बाय मीटर होता है। ठीक है, ये पूरे जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, पर उसके एकांक आयतन का प्रतिरोध तो वही होगा। यदि तार को दुगुना कर दिया प्रतिरोध डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो आर का मान लंबाई पर डिपेंड करता है, आर का मान उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर का मान, है ना, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि ज़्यादा है तो आर कम है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो आर ज़्यादा है। तो कितनी बातों पर निर्भर करता है, एक तो लेंथ पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, धातु की प्रकृति पर डिपेंड करता है, साथ ही टेम्परेचर, ताप पर भी डिपेंड करता है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। वो हमने देख लिया था एक फार्मूले में। आपको मैं बता दूं, V इज इक्वल टू, अपने नोट किया था, NE स्क्वायर ए टाउ अपॉन 2ml। ये आया था अपना आर का मान जब ओम के नियम का निगमन किया था। तो L बढ़ने पर R बढ़ता है, A बढ़ने पर R घटता है, N बढ़ने पर R घटता है, और टाउ बढ़ने पर, टाउ घटने पर R बढ़ता है। तो जब हम चालक तार का ताप बढ़ता है तो उसके शांति काल का मान घट जाता है। शांति काल का मान घटने से, है ना, क्या हो जाएगा, शांति काल का मान घटने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्लियर हो गया, टाइम ऑफ टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात उतने समय अंतराल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टक्कर करते हैं। चलिए, तो ये 4 बातों पर निर्भर करता है, और ये इसमें लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, एकांक लंबाई है। तो विशिष्ट प्रतिरोध केवल
किस पर? दो बातों पर डिपेंड करता है, प्रकृति पर और ताप पर। ठीक है, फिर वही इसकी बात आप कह सकते हो, इसका विमी सूत्र आपको पता है, V बाय आर इज इक्वल टू वी बाय आई। इसको आपने लिखा था W बटे Q, और ये आई है ना, और Q को अपन क्या लिखेंगे? AT IT, आई मल्टीप्लाइड बाई टी, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा। ये Q मैंने नीचे लिखा, Q बराबर आई बटे टी। क्लियर हुआ? और एक बार बता दूं मैं, R का विमी सूत्र V बटे आई, V होगा W बटे Q आई, इसको अपन ऊपर वाले को तोड़ दो, ml2t माइनस 2, Q को लिखेंगे AT और ये a स्क्वायर टी, तो कुल मिला के क्या हुआ? ml2t माइनस 3a माइनस 2। किसका आया? R का विमी सूत्र आया। क्या आया? ml2t माइनस 3a माइनस 2। ये ओम की बात है। अब ये ओम गुणित मीटर है, तो यहाँ L का और मल्टीपल हो जाएगा, तो रो का विमी सूत्र क्या होगा? ml3t माइनस 3a माइनस 2। डायरेक्ट मैंने बोल दिया, ये ओम के लिए है, इसका मतलब ओम मीटर होगा। एक लेंथ और बढ़ जाएगी, तो L की पावर 2 के बजाय कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये था विशिष्ट प्रतिरोध, और प्रतिरोध में अंतर आता है कभी कभार छोटे प्रश्नों में। अब अपन बात करेंगे, एक मजेदार बात आ रही है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या है? वैसे तो शक्ति को हम सामान्यतः यांत्रिक बल की बात करें तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यांत्रिक बल के लिए, यांत्रिक बल लगाकर जब कोई कार्य किया जाता है तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। यदि किसी भी मशीन के द्वारा t समय में W कार्य किया गया तो P बराबर W बटे T। अब कोई बच्चा साधारण तरीके से बोले सर ये कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं सीधी बात कह सकता हूँ कि यहाँ पर दो महिलाएं कुएं से पानी खींच रही है। एक महिला 1 मिनट में 10 लीटर पानी ला रही है, 2 बाल्टी खींच रही है, दूसरी महिला उतने ही समय में 1 बाल्टी पानी खींच रही है। समय समान है, 1 मिनट 1 मिनट, पर एक ने कार्य दुगुना किया है, दूसरे ने कार्य उतना नहीं किया है, तो इसकी शक्ति ज़्यादा है। इसके कार्य करने की दर क्या है? 2 बाल्टी प्रति मिनट। तो कार्य ज़्यादा, उतने समय अंतराल में, तो शक्ति ज़्यादा। उल्टा भी हो सकता है। अब यदि हम दोनों से 10 लीटर पानी को कुएं से खिंचवाएं तो यहाँ पर दोनों उसका कार्य 10 लीटर है, कार्य बराबर ले लो, पर ये 1 मिनट में कंप्लीट करेगी और ये 2 मिनट में कंप्लीट करेगी। अर्थात जिसने उतना ही काम पहली बार हमने क्या किया, समय समान लिया, कार्य को देखा, तो शक्ति कार्य के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरी बार हमने कार्य समान करवाया पर समय को देखा, तो जिसने ज़्यादा समय लिया उसकी शक्ति कम है, कार्य करने की दर कम है। इसीलिए P इक्वल टू W बाई टी, कार्य करने की दर को। पर चूंकि हम यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम विद्युत शक्ति की बात करेंगे। और विद्युत शक्ति जब वायर में आवेश दौड़ते हैं तो जरूर ताकत तो लगती है। चलो उसकी बात करें, विद्युत शक्ति। चलिए एक चालक है, तार है, उसके ये बिंदु ये है और ये बिंदु बी है, और इसमें करंट इस दिशा में बह रहा है। स्वाभाविक है ए बिंदु पर विद्युत विभव ज्यादा होगा और बी बिंदु पर विद्युत विभव कम होगा। श्योर, तभी तो करंट आवेशी दर बह रहे हैं। V इज ग्रेटर देन VB। अब करंट आए बह रहा है तो करंट किसके रूप में बहता है? सबको पता है, इलेक्ट्रॉनों के रूप में बहता है। इलेक्ट्रॉन करंट की विपरीत दिशा में गति करते हैं, पर अपन इलेक्ट्रॉन के बजाय बोलते हैं डेल्टा क्यू चार्ज प्लस से माइनस की ओर जाते हैं। तो चलिए I बराबर होता है डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, है ना। तो डेल्टा क्यू डेल्टा टी समय में कितना करंट जाएगा? I डेल्टा टी। यदि एक कूलाम आवेश यहां से यहां तक जाता है तो उसके विभव में गिरावट कितनी आ जाती है? VB माइनस V। क्लियर?
यदि हम कह सकते हैं 1 कूलम आवेश यहाँ जाता है तो उसके विभव में गिरावट कितनी आ जाएगी, VB माइनस VA। पर डेल्टा टी समय में 1 जाएगा, है ना। डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश कितना होगा, कितना माना, डेल्टा क्यू। तो बताइए यहां पर उस डेल्टा क्यू की ऊर्जा में कमी कितनी होगी आपको पता है, VA और VB। तो यहां से यहां 1 इलेक्ट्रॉन या 1 कूलम आवेश आ रहा है तो उसके पोटेंशियल में कितनी कमी होगी, VB माइनस VA, विभवांतर 1 कूलम के लिए। परंतु यदि डेल्टा क्यू आ रहा है तो कितनी होगी, डेल्टा क्यू VB माइनस VA, विभव में अंतर हो जाएगा। और ये उसकी किस में आ गई, स्थितिज ऊर्जा में कमी आ गई, क्योंकि यहाँ ऊंचे लेवल पर है विभवांतर ज्यादा और यहाँ विभवांतर कम है तो उसकी स्थिति ऊर्जा में कमी आ जाएगी। वैसे भी देखना VB माइनस VA, चूंकि VB इज लेस देन VA तो छोटे में से बड़ा घटाएंगे ना तो मैं कह सकता हूँ ऋण आएगा। और इसको मैं क्या कर दूं, डेल्टा क्यू V क्या है, विभवांतर, A और B के बीच में विभवांतर, जहां V विभवांतर है। और इसको यदि हम तोड़े, क्लियर हुआ, VB माइनस VA विभवांतर हुआ, V इज इक्वल टू VA माइनस VB, विभव में अंतर धनात्मक लेंगे और VB माइनस VA करेंगे तो ऋणात्मक आ जाएगा। यदि इसको अपन और तोड़े, डेल्टा क्यू को क्या लिखूंगा, I डेल्टा टी आ गया। इसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से हमें पता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती न नष्ट होती है। यदि एक प्रकार की ऊर्जा कम हो रही तो दूसरे प्रकार की ऊर्जा नष्ट होगा। मैं ऊपर से नीचे छोड़ू तो ये ऊंचाई पर है तो इसका स्थिति ऊर्जा, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा ज़्यादा है, पर जैसे जैसे जमीन की ओर जाएगा इसकी गुरुत्व स्थिति ऊर्जा घटती जाएगी तो साथ ही उतनी मात्रा में गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर यस, जब कोई डेल्टा क्यू आवेश बिंदु A से बिंदु B पर पहुँचता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी गुरुत्वीय स्थिति विद्युतीय स्थिति ऊर्जा में कमी आ जाएगी। फलस्वरूप हमें पता है ऊर्जा संरक्षण के नियम से डेल्टा U प्लस डेल्टा E बराबर 0। तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा के करो काइनेटिक एनर्जी को, बराबर माइनस डेल्टा E होगा। अर्थात यदि स्थितिज ऊर्जा घटेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और माइनस डेल्टा U का मान कितना है, VI डेल्टा T। तो स्वाभाविक है जब डेल्टा क्यू आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर जाता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो घटती है। साथ फलस्वरूप क्या होना चाहिए, उसकी गतिज ऊर्जा में इतने की बढ़ोतरी होगी जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटती है। पर अर्थात चालक के अंदर चार्जेस की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, उनका वेग बढ़ जाना चाहिए, वेग त्वरित गति से इलेक्ट्रॉन या चार्ज ने दौड़ना चाहिए। पर हकीकत में ऐसा होता नहीं है। आपको पता है अनुगमन वेग, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन या चार्ज अनुगमन वेग नियत है, वेग से ही गति करते हैं, अर्थात उनकी गति बढ़ती नहीं है तो ऊर्जा गई कहाँ। यदि हम पैडल मार रहे हैं और चाल बढ़ रही है तो ठीक है, पर पैडल मारे और चाल नहीं बढ़ रही, मतलब कहीं ना कहीं विरोधी कार्य के खिलाफ हमारा बल खर्च हो रहा है, ऊर्जा खर्च हो रही है। तो अनुगमन वेग में चूंकि गतिज ऊर्जा बढ़ती नहीं है इसलिए इतनी ही मात्रा ये कहाँ चली जाती है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन या चार्ज है ये परमाणुओं से टकराते हैं और इनकी गतिज ऊर्जा से जो प्राप्त जो भी ऊर्जा है, इनके जो गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए वो न बढ़ते हुए टक्कर में अपनी ऊर्जा को खोते हैं और वो टक्कर के कारण परमाणु कंपन करते हैं और तार गर्म हो जाता है। तो यहाँ से हमें बहुत बड़ा डेरिवेशन निकालने पर की स्थिति में आ गए कि तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है, स्थितिज ऊर्जा में कमी बराबर होना चाहिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि, पर वृद्धि नहीं हुई तो वो किस में चली गई, परमाणु से आवेशों के टकराने में ऊर्जा परमाणु को दे दी गई, परमाणु कंपन करते हैं, गर्म हो जाता है तार में, उसमें ऊर्जा में, और ये हमारा जूल का नियम आ गया, दैट इज
डेल्टा एच इज इक्वल टू जस्ट इक्वल टू डेल्टा के, और डेल्टा के बराबर होता है वी आई डेल्टा टी। और आपको पता है वी आई डेल्टा टी यही डेल्टा डब्ल्यू है, किया गया कार्य, गर्म करने में किया गया कार्य, अर्थात वो गति ऊर्जा तार को गर्म करने में खर्च हो जाती है। और आपने देखा होगा यदि अपन V को तोड़े तो आई स्क्वायर आई वी आई स्क्वायर, आई एम सॉरी कुछ मेरे से गलती हुई क्या, V इज प्रोपोर्शनल, यस V इज इक्वल टू आई आर होगा और आई डेल्टा टी, तो क्या हुआ आई स्क्वायर आर डेल्टा टी टाइम है, दैट इज डेल्टा एच और डेल्टा डब्ल्यू। ये जूल का नियम आ गया। किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, चालक तार के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती और समय के अनुक्रमानुपाती। ज़्यादा समय तक हम गर्म करते हैं तो ज़्यादा। अब एक चीज़ और यहाँ पर बड़ी मज़ेदार है कि जब चालक तार में आवेश यहाँ से यहाँ बहता है, स्थिर ऊर्जा में कमी आती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि नहीं हो पाती वो कार्य में खर्च होती है और वही कार्य ऊष्मा के रूप में परिणित हो जाता है और इस प्रकार से आता है। तो इस प्रकार से चालक में आवेश बहते रहते हैं और तार गर्म होता रहता है। तो फिर ये बात आती है कि ये ऊर्जा जो ऊष्मा के रूप में आ रही, फिर इसकी भरपाई कौन कर रहा है? उसकी भरपाई इस चालक तार को हमने किसी न किसी डिवाइस से जोड़ा है। इस चालक तार को हमने किसी न किसी डिवाइस से जोड़ा है जो कि इसमें इलेक्ट्रॉनों को दौड़ाने का काम कर रहा है। और वो डिवाइस कौन है? विद्युत सेल है ना। वो विद्युत सेल के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है वही इस चालक तार को चलाने का काम करती है और वही रासायनिक ऊर्जा यहाँ कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यक्त होती है। तो यस, अब हम कह सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में आवेश को चलाने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है वह उसकी विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति का मान देखें, ये डेल्टा डब्ल्यू अपने पता है, ये डेल्टा एच भी कर सकते हैं और डेल्टा डब्ल्यू भी कर सकते हैं। डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी का मान कितना होगा? वी आई। ये क्या है? व्यय। डेल्टा टी समय में किया गया कार्य करने की दर, परंतु यह विद्युत है तो ये क्या होगा? विद्युत शक्ति बराबर वी आई। क्लियर हो गया? वी को तोड़ेंगे तो आई स्क्वायर आई स्क्वायर आर। क्लियर हो गया? पी इज इक्वल टू, बस यहां से हमने विद्युत शक्ति का फार्मूला निकाल दिया। अब विद्युत शक्ति का मात्रक की बात करें, शक्ति समझ में आ गई। विद्युत परिपथ में कह सकते हैं, यहाँ पर विद्युत परिपथ में प्रति एकांक समय में व्यय ऊर्जा, किया गया कार्य मत बोलो, आवेश को दौड़ाने में व्यय ऊर्जा को हम विद्युत शक्ति के, तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वोल्ट, क्योंकि P बराबर अभी हमने बोला था W बटे T। W को तोड़ो आवेश के मान में, Q मल्टीप्लाइड बाई V बाई T, वी आई आ गया। अभी हमने देखा P इज इक्वल टू वी वाई, उधर से भी मैं ले आया था। अब यहाँ पर यदि आपको शक्ति की मात्रक की बात करना है तो इस कार्य के रूप में कह दें 1 जूल बटे 1 सेकंड, तो ये हो जाएगा 1 वाट। अर्थात किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में यदि 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, यानी कि कोई भी डिवाइस, हम बोलते नहीं 4 वाट का, ये 5 वाट का है, 10 वाट का, इसका मतलब क्या है? वो बल्ब 1 सेकंड में 10 वाट का है तो 10 जूल विद्युत शक्ति व्यय करता है। और आप कहोगे सर वो विद्युत शक्ति फिर कहाँ चली गई? वो ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में हमें दिखती है। जितनी ऊर्जा विद्युत शक्ति व्यय होती है उतनी विद्युत शक्ति बाहर हमें प्रकाश ऊर्जा के रूप में दिखती है। वाट, 1 वाट बराबर 1 जूल गुणित भागित 1 सेकंड हो गया। और एक चीज बता दूं, 746 वाट को बोलते हैं 1 अश्व शक्ति। इस प्रकार से हम विद्युत शक्ति को खूब अच्छे से देख चुके हैं। अब आ जाए विद्युत सेल के ऊपर, अंतिम प्रश्न अपना। विद्युत
सेल व कुल मिला के विद्युत रासायनिक सेल है, जिसके अंदर रासायनिक क्रियाएं होती है। ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो ऑक्सीकरण वाले को हम एनोड कहते हैं, जिस पर अपचयन की क्रिया होती है उसको हम कैथोड कहते हैं। ऑक्सीकरण की क्रिया होने वाले पर नेगेटिव चार्ज होता है, और यदि विद्युत रासायनिक सेल है अपचयन की क्रिया वाले पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर हो गया? एनोड, कैथोड, ये 2 इलेक्ट्रोड है ना, ये विद्युत रासायनिक सेल है, इनके बीच में विद्युत अपघट्य है। एक थोड़ा सा मैं हल के तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ये माइनस, ये प्लस, जब इसको अपन किसी बाह्य परिपथ में आर प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर से बहेंगे और धारा इधर से बहेगी। बस ये हो गया विद्युत रासायनिक सेल, जिसके अंदर विद्युत जो वह व्यक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को है ना बाहर परिपथ में विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसका निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। आप एनपी से भी दर्शा सकते हैं। अब बात आती है विद्युत वाहक बल की और आंतरिक प्रतिरोध की। तो हमें पता है कि यह विद्युत वाहक बल बल नहीं है, विभवांतर है। इसके सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विद्युत वाहक बल, जब हम सेल से धारा ले ही नहीं, जब हम सेल से धारा लेते हैं ना तो कुछ गिरावट आ जाती है। यदि ये 10 वोल्ट का है या 12 वोल्ट का सेल है तो जैसे इससे करंट लेते हैं तो 12 वोल्ट बाहर नहीं जाता है, बाहर इसका 11 वोल्ट प्राप्त होता है। कारण क्योंकि सेल में जब बाहर धारा बहती है तो विद्युत अपघट्य में विपरीत दिशा में, सेल में बाह्य परिपथ में प्लस से माइनस की ओर करंट बहता है, तो सेल के अंदर विद्युत अपघट्य में माइनस से प्लस की ओर करंट बहता है। तो विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के मार्ग में कुछ तो रुकावट डाली जाती है, जिसे हम आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर कहते हैं। तो इस आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की वजह से ये 12 वोल्ट का जो इसका विद्युत वाहक बल है, जब इसको हम बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं और इससे करंट लेते हैं तो अंदर भी करंट बहता है। ये वोल्टेज ड्रॉपिंग बाहर के टोटल विद्युत वाहक बल को कुछ तो कम कर देता है ना। टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब सेल से धारा ली जाती है तो उसके विद्युत वाहक सेल के जो इलेक्ट्रोडों पर जो विभवांतर होता है उसे हम विद्युत वाहक बल नहीं कहेंगे, उसे हम टर्मिनल विभवांतर कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। इस टर्मिनल वोल्टेज का मान कुछ कम होता है। किसकी वजह से कम होता है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध की वजह से कम होता है। तो यहाँ पर हम आंतरिक प्रतिरोध को भी देख चुके हैं, विद्युत वाहक बल को भी देख चुके हैं। किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसके इलेक्ट्रोडों के बीच का वह अधिकतम विभवांतर है जब सेल खुले परिपथ में होता है, उस समय का विभवांतर विद्युत वाहक बल। और जब सेल से धारा ली जाती है तो सेल के अंदर भी धारा बहती है, जिससे उसके विद्युत वाहक बल का मान अंदर वोल्टेज ड्रॉपिंग की वजह से अधिकतम मान से थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो जो मान है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, और उतना ही वोल्टेज बाहर हमें परिपथ में धारा को बढ़ाने में मददगार होता है। तो अभी हमने देखा इस सेल को हम इस प्रकार से डिनोट से करते हैं। यदि कोई सेल है तो यहाँ के आर को हम यहाँ दर्शाते हैं। ये सेल का प्लस सिरा या माइनस सिरा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम ई और वी के बीच में संबंध दर्शाएंगे और आर का फार्मूला निकालेंगे। इट इज सेल सी, इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, करंट दैट वोल्ट, इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। अब आपको पता है विद्युत वाहक बल ई बराबर कितना होगा? यहां पर देख लेना, पूरा चलना। किरचॉफ का कौन सा नियम? द्वितीय नियम। प्रीवियस लेक्चर में मुझे याद नहीं आ रहा था, सीधा प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम कौन सा नियम है? संधि के नियम को प्रथम नियम कहते हैं। और द्वितीय नियम में क्या होता है? विद्युत वाहक बल और प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों का कुल योग या
प्रतिरोधों और विद्युत वाहक बलों में परिवर्तनों का कुल योग कितना आता है? 0। यदि लूप के हम पूरे स्टार्टिंग बिंदु तक पहुंचे तो चलिए यहां से चले, कितना E, पर यहां E है, आगे चलो करंट I है तो IR, तो ये I कैपिटल आर I कैपिटल आर, और अंदर भी चलना धारा की दिशा में, तो यहाँ पर धारा की दिशा में जा रहा है, वोल्टेज ड्रॉपिंग क्या होगी? ऊंचे विभव में से नीचा विभव घटेगा, और यहाँ पर इसका विभव ऊंचा होता है और इसका नीचा होता है, करंट तभी तो अंदर इधर जा रहा है, तो माइनस IR माइनस IR करना था मैंने, समझ गए ना? पॉजिटिव